गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू प्रहार आईएएस। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, जिसका सोर्स हमने लिया है द हिंदू से, पीआईबी से और द इंडियन एक्सप्रेस से। आज का पहला करंट अफेयर है पेगासस नक्षत्र। 2019 में जब अधिकांश लोगों ने पहली बार स्पाईवेयर पेगासस के बारे में सुना तो एनएसओ समूह ने कंपनी के प्रमुख निर्माण को ट्रोजन हॉर्स के रूप में वर्णित किया, जिसे हवा में उड़ा के उपकरणों में ब्रेन इन करने के लिए भेजा जा सकता था। इससे पहले पेगासस हमेशा नक्षत्र रहा था। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। पेगासस उत्तरी आकाश में एक नक्षत्र है जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में पंखों वाले घोड़े पेगासस के नाम पर रखा गया है। यह दूसरी शताब्दी के खगोल शास्त्री टॉलेमी द्वारा सूचीबद्ध 48 नक्षत्रों में से एक था और आज मान्यता प्राप्त 88 नक्षत्रों में से एक है। 37 और 2.45 के बीच स्पष्ट परिणाम के साथ पेगासस का सबसे चमकीला तारा नारंगी सुपरजॉइंट एप्सिलॉन पेगासी है, जिसे एनीफ भी कहा जाता है, जो घोड़े के थूथन को चिन्हित करता है। अब आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा करंट अफेयर, जो है ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना। ये खबर हमने पीआईबी से लिया है और इसका स्लोगन है यूनेस्को सहेजेगा ग्वालियर और ओरछा की धरोहर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा शहरों को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है। इस परियोजना को वर्ष 2011 में संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी से बढ़ते ऐतिहासिक शहरों के समावेशी और सुनियोजित विकास के लिए शुरू किया गया था। अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के ग्वालियर और ओरछा शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना का शुभारंभ किया। भारत में अजमेर और वाराणसी सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही परियोजना में शामिल हैं। ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। शहरों को यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा और पर्यटन के विकास के साथ साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित किए जाएंगे। आइए देखते हैं आज का तीसरा करंट अफेयर, जो कि है MPATGM मैन इन पोर्टेबिलिटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसको हमने लिया है द हिंदू से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि किसने परीक्षण किया है, तो DRDO ने परीक्षण किया है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। मिसाइल को अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ उन्नत एवियोनिक्स के साथ शामिल किया गया है। मानव पोर्टेबल मिसाइल को एक तिपाई का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जिसे 15 किलोग्राम से कम लॉन्च वजन के साथ 5 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के लिए डिज़ाइन किया गया है। नियंत्रण उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं और निर्देशित उड़ान परीक्षण IIR सीकर के साथ की योजना बनाई गई है। आइए जान लेते हैं आज का चौथा करंट अफेयर, जो कि है कमान अमन सेतु। ईद उल जुहा के अवसर पर और त्यौहार की सच्ची भावना में शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देने के एक संकेत के रूप में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने किशनगंगा नदी, जो एक ही है उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में, पर कमान अमन सेतु उरी और तिथवाल क्रॉसिंग पर फ्लैट मीटिंग की और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कमान अमन सेतु उत्तरी कश्मीर के उरी में स्थित है और भारत पाकिस्तान के बीच मैत्री पुल कमान अमन सेतु उरी जिले में भारत पाक सीमा का अंतिम बिंदु भी है। आज का अगला हमारा इशू है लिवरपूल, जो कि हमने द हिंदू से लिया है। लिवरपूल से उसके विश्व विरासत का दर्जा छीन लिया गया है और संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने पाया कि विकास के कारण शहर के तट के महत्व खतरे में आ गया है। अब देखते हैं इसके बारे में कैसा क्यों किया गया है। चीन में एक बैठक में यूनेस्को समिति द्वारा गुप्त मतदान के बाद यह निर्णय लिया गया कि यूनेस्को ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नए एवर्टन FC स्टेडियम सहित विकास के परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक स्थल के दर्जे में गंभीर गिरावट हुई है। 2004 में शहर को इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य प्रभाव के कारण इस प्रतिष्ठित खिताब में सम्मानित किया गया था, जिससे इसे ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, कैटरबरी कैथेड्रल सहित यह स्थान हासिल हुआ था। अगला हमारा करंट अफेयर है बर्ड फ्लू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई को दिल्ली में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई।
इस साल भारत में बर्ड फ्लू से यह पहली मौत दर्ज की गई है। जनवरी में कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है, जिसमें प्रवासी प्रजातियों सहित हजारों पक्षी मृत पाए गए थे। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है, जो दुनिया भर में जंगली पक्षियों में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। वायरस मुर्गियों, बतखों, टर्की सहित घरेलू मुर्गियों को संक्रमित कर सकता है और थाईलैंड के चिड़ियाघरों में सूअर, बिल्लियों, यहाँ तक कि बाघों में भी H5N1 संक्रमण की खबरें आई है। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को उनकी सतहों पर 2 प्रोटीनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, हेमाग्लूटिनिन HA और न्यूरीमिनिडेस NA। इसके लगभग 18 HA उपप्रकार और 11 NA उपप्रकार हैं। इन 2 प्रोटीनों के कई संयोजन संभव हैं, जैसे कि H5N1, H7N2, H9N6, H17N10 इत्यादि। मनुष्यों में H1N1, H1N2, H5N1, H7N9 आदि सहित एवियन और स्वाइन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की रिपोर्ट मिली है। मानव H5N1 संक्रमण की पहली रिपोर्ट 1997 में थी। वायरस के संचरण का सबसे आम मार्ग सीधा संपर्क है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के निकट संपर्क में आता है, चाहे वह मृत हो या जीवित, वह संक्रमित हो सकता है। अगला हमारा इशू है आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी NGMA। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि अगले साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA का जीर्णोद्धार और पुनर्गठन किया जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा NGM प्रमुख कला दीर्घा है, जिसका उद्देश्य 1850 के दशक से आधुनिक कला के कार्यों को प्राप्त करना और उनका संरक्षण करना है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में चलाया और प्रशासित किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये किसके अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं इसके संग्रह में थॉमस डेनियाल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल जैसे कलाकारों के साथ साथ विदेशी कलाकार भी शामिल हैं। नई दिल्ली में मुख्य संग्रहालय भारत सरकार द्वारा 1954 में स्थापित किया गया था, जिसकी बाद में शाखाएं मुंबई और बेंगलोर में भी की गई। आज का हमारा आखिरी इशू है, जो कि है नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने अन्य DRDO प्रयोगशाला के सहयोग से किया है। आकाश मिसाइल यानी आकाश NG का नया संस्करण लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है और 5 मैक की गति से उड़ान भर सकता है। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा क्षमता के लिए एक बल गुणक साबित होगा। अगर आज का करंट अफेयर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।